नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपीटेट वर्ग 3 की परीक्षा बहुत ही नजदीक है, इसीलिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्नों का कुछ तथ्यात्मक बिंदुओं का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें कल पहली कक्षा हमने देखी थी। आज हमारी दूसरी कक्षा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए। कल हमने बहुत सारे तथ्य देखे थे, बहुत सारी प्रजातियों के बारे में देखा था कि अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है, कीस्टोन प्रजाति क्या होती है, संकेतक प्रजाति क्या होती है, और पेड़ पौधे ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं प्रकाश ऊर्जा को। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, इन सब बातों को हमने देखा था। चलिए अब आगे देखते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है। बायोमास किसे कहते हैं? किसी भी परिस्थिति तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को, किसको? जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है। आगे देखते हैं। इकोटोन दो भिन्न भिन्न बायोम के बीच का क्षेत्र है। इन जगहों में दो अलग अलग समुदाय की प्रजातियों का मेल होता है। ऐसे स्थानों पर रहने वाली प्रजातियां जलवायु से अनुकूलन करने में अधिक सक्षम होती हैं। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। अर्थात पृथ्वी तक जितनी भी सूर्य से आने वाली किरणें हैं, उनका 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इस नियम को 1942 में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ऊष्मा गति की प्राथमिक नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार ना तो ऊर्जा का सृजन होता है और ना ही विनाश। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ही परिवर्तन होता है। अर्थात ऊर्जा की अथवा ऊष्मा की मात्रा जितनी है वह उतनी की उतनी ही बनी रहती है, बस इसके जो सोर्स हैं उसमें ही परिवर्तन होता है। ऊष्मा गति का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने की दिशा से संबंधित है। इसके अनुसार ऊष्मा सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो दो नियम ऊष्मा गतिकी के दो नियम। पहले नियम के हिसाब से कि ऊष्मा जितनी है, ऊर्जा जितनी है वह उतनी की उतनी बनी रहती है, बस उसका सोर्स चेंज होता है। और ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के हिसाब से ऊर्जा का प्रवाहित होने की दिशा से संबंधित है। इसके हिसाब से जो ऊष्मा है वह अधिक ताप से निम्न ताप की ओर ही प्रवाहित होती है। अगला तथ्य, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स एटन ने 1927 में किया था। अगला तथ्य, खेती की सबसे प्राचीन पद्धति झूम खेती है। खेती की सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है? झूम खेती है। आगे देखते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन वायुम की श्रेणी में रखा जाता है। क्या कहा? 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन वायुम की श्रेणी में रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है।
3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? अल्पाइन बायोम या इस श्रेणी में रखा जाता है। अथवा ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, चलिए तो क्या कहा, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन बायोम की श्रेणी में रखा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस, और उसकी मात्रा कितनी है? 78%। वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा 0.93% है। ऑर्गन गैस की मात्रा कितनी है? 0.93%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? 0.03%। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन सी मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अल्फा क्या है अथवा अल्फा किसे कहते हैं? तो अल्फा एक प्रकार की घास है। अगला, मटियार मिट्टी। मटियार मिट्टी की जल धारण क्षमता सभी मिट्टियों में सर्वाधिक होती है। कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? तो मटियार मिट्टी की। आगे देखते हैं। गहन पारिस्थितिकी, इस शब्द के जनक अर्नेस्ट नेस हैं। गहन पारिस्थितिकी शब्द के जनक कौन है? तो इस शब्द के जनक अर्नेस्ट नेस हैं। जैविक अजैविक तत्वों का चक्र जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में चलता है। जैविक अजैविक तत्वों का चक्र कौन से रूप में चलता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में चलता है। आगे देखते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से फास्फोरस चक्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ये सीधे फैक्ट हैं जो आपको ख्याल में होने चाहिए। ज्वालामुखी विस्फोट से फास्फोरस के चक्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। आगे देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर और प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35% होती है। औसत लवणता कितनी है? 35%। वन में पेड़ों की छाल पर लगने वाले सफेद पदार्थ को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन किसे कहते हैं? तो जंगल में जो सफेद, जंगल में पेड़ों की छाल पर लगने वाला जो सफेद पदार्थ है उसी को लाइकेन कहा जाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो वो महासागर है। आगे देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान है तो 116वां। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 116वां है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल में नमी पर, या वायुमंडल की नमी के हिसाब से वर्षा की मात्रा निर्भर करती है कि वर्षा कितनी होगी अथवा कितनी नहीं। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है जैवमंडल। कौन कौन सा? जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वो है जैवमंडल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2010 में। किसकी?
एनजीटी की, और एनजीटी की का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आगे देखते हैं, पर्यावरण से अभिप्राय है अथवा पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? पर्यावरण। पर्यावरण अर्थात चारों ओर से जो घेरे हुए आवरण है, वही पर्यावरण कहलाता है। आगे देखते हैं, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार, ठीक है ना? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार पर्यावरण की क्या परिभाषा है? तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। आगे देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है गरीबी कम करने का। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ? तो उत्तर है वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। पर्यावरण कैसे बनता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण कैसे बनता है? जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से। आगे देखते हैं, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। तो पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, कुछ नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है, वह धारणीय विकास कहलाता है, ठीक है ना? आगे देखते हैं, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था, क्या था? सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, वे हैं कुल 17। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का, ठीक है? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु किसका निर्माण किया गया है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल और खनिज। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। आगे देखते हैं, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो किसमें है? जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है
कहाँ स्थित है? नागपुर में। क्या स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे NAERI भी कहते हैं, उसका कार्य क्या है? कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन होकर के वह कार्य करता है। आगे देखते हैं, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना इस सतत विकास के लिए आवश्यक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। योजन हो गया आयोजन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? रियो में किया गया था। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वर्ष 1992 में। और कहाँ किया गया? रियो डी जनेरिया, ब्राजील में किया गया था। इस प्रकार से अभी हमने पर्यावरण के लगभग 50 से ऊपर महत्वपूर्ण तथ्य देखे। अब इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे।